हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के 4 सेमेस्टर का कोर्स नंबर 402 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन उसका यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोडेड है और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप चैनल से जाके या प्लेलिस्ट से जाके भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आपको टाइम टू टाइम कंटेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। तो पहला टॉपिक था हमारे सिलेबस में थर्ड यूनिट का, पर्सनल हाइजीन क्या है। तो पर्सनल हाइजीन एक वो हैबिट है या एक वो प्रैक्टिस है जो आपकी बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखती है। इसमें क्या होता है, आप बार बार हाथ धो सकते हो, आप रोज नहाते हो, आप रोज अपने टीथ को ब्रश करते हो या आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी हाइजीन, हमारी पर्सनल हाइजीन। और ये जो पर्सनल हाइजीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बीमारियों से दूर रखने के लिए, आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, एक कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट डेली लाइफ को जीने के लिए। आप एक बहुत मेसी रूम में बैठो तो आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, आप अच्छे से डेकोरेटिव एनवायरनमेंट में बैठो आप कितना रिलैक्स फील करोगे। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो जिसका इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, आप वहां जाना जरूर पसंद करते हो जब आपको पिक्चर क्लिक करनी होती है या आपको अच्छा दिखना होता है। आप अच्छे नहीं दिखते हो वहां जाके, उसका एनवायरमेंटल, उसकी हाइजीन वहाँ की और उसकी वहाँ की लुक ऐसी होती है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबिलिटी फील होती है। बट वहीं अगर आपको एक छोटे से दुकान के बीच में जिसको कोई डेकोरेट नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा स्टूल लगा है, वहां जाके आपको पिक्चर क्लिक करनी हो तो वो वैसी अच्छी पिक्चर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, वो आपको उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करा पा रही है। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन है जैसे कि कीप योर बॉडी क्लीन एंड स्टे हेल्दी एंड फ्रेश। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी ऑथर का नाम लिख के आ जाना। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कि हाइजीन रेफर करती है उस वो कंडीशन या वो प्रैक्टिस जो आपको हेल्प करे मेंटेन करने के लिए हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। पर्सनल हाइजीन रेफर्स टू द मेंटेनिंग द बॉडीनेस क्लीननेस, अपनी बॉडी की क्लीनिनेस रखना। अगर आप खुद को साफ ही नहीं रखोगे, 10-10 महीने नहाओगे नहीं, तो आप बीमार ही होगे, आपको इलनेस हो जाएगी, आपको जर्म्स हो जाएंगे, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज होती है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन क्या करती है, आपको प्रिवेंट करती है स्प्रेड ऑफ जेम और डिसीजेस से, जर्म्स और डिसीजेस से। ये मेंटेन करती है गुड हेल्थ बाय कीपिंग अ हार्मफुल बैक्टीरिया अवे फ्रॉम यू। आप अपने हैंड को क्लीन करते हो ताकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और इलनेस कम हो जाए। आप बाहर से मिट्टी से घूम के आते हो, बहुत सारे डर्ट जर्म्स लगे होते हैं। अगर आप उन्हीं हाथों से खाना खा लोगे तो कितना चांसेस है बीमार होने के। अगर हम कोविड में बार बार बाहर से आके हैंड वॉश नहीं करते तो हमें भी कोविड हो जाता, हमें भी इन्फेक्शन हो जाती। अपने टीथ को ब्रश करना रेगुलरली ताकि आप कैविटीज और अपने गम के डिसीजेस को बचा सको। आपको रोज नहाना ताकि आप डर्ट, स्वेट की स्मेल, ऑर्डर जो ऑफ बॉडी के है उसको दूर कर सको, उन बैक्टीरियाज को रिमूव कर सको। अपने हैंड वॉश करना बिफोर मील्स ताकि फूड कंटेमिनेशन ना हो जाए। ठीक है, प्रॉपर हाइजीन करना ताकि आप प्रोड्यूस कर सको अपनी बॉडी के ऑर्डर और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सको। अगर आपको किसी से बहुत स्मेल आ रही हो बिकॉज वो नहा नहीं रहा 15-20 दिन से, आप कंफर्टेबल फील ही नहीं करते हो ना वहाँ पे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, अच्छे कपड़े पहनने, ठीक है, प्रिवेंट करना क्योंकि स्किन इन्फेक्शन ना हो। कभी हम देखते हैं हमारे स्किन में बहुत सारे पिंपल हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी डॉक्टर पे जाओगे ना वो आपको क्या बोलेगा, आप अपने ना पिल्लो कवर साफ रखा करो। हम कहते हैं हमें डेंटल हो रही, वो कहते हैं अच्छा अपना ना जो आप पिल्लो कवर रखते हो वो क्लीन रखा करो ताकि आपके ये डर्टी होती है एक तरह की, ये जर्म्स बाहर रहें। अपने नाखूनों को काटना ताकि उनके बीच में बैक्टीरियाज ना हो, डर्ट ना हो, क्योंकि वो भी आपके खाने के साथ आपके साथ अंदर जा रहे हैं और आपको बीमारियां लग रही हैं। अपने हेयर को प्रॉपरली वॉश करना, ऑयल को रिमूव करना, डर्ट को रिमूव करना ताकि आप स्कैल्प को हेल्दी रख सको। पर्सनल हाइजीन को प्रिवेंट करती है बैड ब्रीथ, डेंटल प्रॉब्लम्स को रिमूव करना। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज और सोशल एक्सेप्टेंस। एक रेगुलर हाइजीन रूटीन आपको डिसिप्लिन और सेल्फ केयर हैबिट सिखाती है, आप ओवरऑल वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीते हो। ये क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट देती है एक इंसान को और दूसरों को भी। एक गुड पर्सनल हाइजीन क्या करती है, रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड अदर लेके आती है। अगर कोई बंदा अच्छा बन के ही नहीं आता या आपको उसे बहुत स्मेल आती है तो आप उसके पास जाना, उससे बात करना कुछ पसंद नहीं करते हो। ये रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ अ वर्क प्लेस रिलेटेड इलनेस। ठीक है, अगर कोई इंसान है जो 15-15 दिन में आपके ऑफिस में नहा के ही नहीं आ रहा है या कोई स्टूडेंट ऐसा है, ठीक है,
अब आपने देखा है उनके कईयों के सिर में लीस हो जाती है, हम जिसको जुएं पड़ना कहते हैं, क्यों होती हैं? वो लोग नहाते ही नहीं है। हम क्यों कहते हैं ये लोग, तो वो अपना सिर रेगुलर वॉश नहीं करते, या कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये डर्ट इन्फेक्शन बैक्टीरियाज उनको हो जाते हैं। अगर वो ये चीजें नहीं करेंगे तो आपके क्लास में भी सबको हो जाएंगी। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना, ठीक है। रेगुलर हाइजीन क्या करती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बनती है अपने फ्रेंड्स के लिए, दूसरे बच्चों के लिए। अगर एक बच्चा क्लास में सुंदर सा बन के जाए, तैयार सा बन के जाए, छोटे बच्चों को टीचर्स एग्जाम्पल भी देती है, वाओ देखो बेटा ये कितना अच्छा बन के आया है, कितनी वेल क्लीन टाइडी यूनिफॉर्म पहन के आया, आप भी कल से ऐसा पहन के आओ, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल बनना, एक मोर प्लेजेंट और इंजॉयबल सोशल लाइफ को जीना, ये सारी इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंस तो पहली बात यही है कि अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल, अपनी फिजिकल, अपनी सोशल, अपनी इमोशनल, हर तरह की हेल्थ को वेलबींग रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस की। तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, जो इन्फेक्शन एजेंट्स के साथ फैल जाती हैं, वो जर्म्स के साथ जो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम इनडायरेक्टली, एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन तक, चाहे वो हवा से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो फूड से हो, या फिर किसी को फिजिकली टच करने से हो, ठीक है। तो वो सारी बीमारियां, वो इन्फेक्शन जो किसी एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे इंसान को फैल जाए इन मीडियम्स के थ्रू। पहला उसमें हमारा टाइफाइड है। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल बीमारी है, इन्फेक्शन है, जिसको टाइफी, ये सेलोनियल टाइफी, ये जो भी एग्जैक्टली अगर मे भी मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो सॉरी। जो भी एक ये मक्खी का नाम है, या फिर एक किसी मच्छर का नाम है, या किसी बैक्टीरिया का नाम है जो किसी इन्फेक्शन में पाई जाती है, वो उसका नाम है, ये स्पेसिफिक नेम है साइंटिफिकली। ये क्या करता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। साफ पानी ना हो या साफ खाना ना हो, गंदी चीजों से ही फैलता है, और इससे क्या होता है, हाई फीवर हो जाता है, पेट दर्द होती है, वीकनेस आ जाती है। अब इसके कॉजेज क्या हैं, किससे फैल रहा है, कंजप्शन ऑफ फूड से, वो जो जिसमें बैक्टीरिया है, गंदे पानी से पीने वाले, पुअर सैनिटाइजेशन से, प्रॉपर हाइजीन नहीं है, सैनिटाइज फैसिलिटी नहीं है, अनहाइजीनिक फूड हैंडलिंग से, इम्प्रॉपर वॉशिंग हैंड से आप यूटेंसिल्स धो रहे हो, या गंदे हाथों से आप बर्तन धो रहे हो, या अच्छे से बर्तन साफ नहीं कर रहे हो, ठीक है। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से किसी को है तो आपका उसके साथ कॉन्टेक्ट है तो आपको हो सकता है, ओके। इनडिजेस्टिव फूड और वाटर कंटेमिनेटेड फेशियल मैटर कंटेनिंग द बैक्टीरिया, जिसमें वो बैक्टीरिया हो उन खानों में, ठीक है। और है, आप किसी जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो, किसी रीजन में ट्रेवल कर रहे हो जहाँ की सैनिटेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज आप जो अनपैराशूटेड मिल्क लेते हो या डेयरी प्रोडक्ट लेते हो, उनमें बहुत बैक्टीरिया है, जैसे पैकेट वाला हम पैराशूटेड नहीं ले रहे हैं, आप हलवाई की दुकान से जाके ले रहे हो, बहुत मक्खियां मक्खियां होती है ना वहाँ पे, वो चीजें आप खाओगे तो वो मक्खियां कहाँ से बैठ के आई हैं, मक्खियां तो वो कूड़े के कचरे के ऊपर बैठ के आई होती है, वो कूड़े कचरे वाली जगह आपके खाने पे लगी, और खाना आप खा गए और आप बीमार हो गए। मक्खियों से फैलता है, मच्छरों से फैलता है, पर्सनल पुअर हाइजीन नहीं है, अगर आपको आदत नहीं है प्रॉपर टॉयलेट यूज करने की, प्रॉपर हैंड वॉश करके खाने की, प्रॉपर साफ कपड़े पहनने की, तो ये चीजें आपको हो सकती हैं। अब इनको प्रिवेंट कैसे करना है, सबसे पहली बात तो आपको बॉयल वाटर पीना है, दूसरा आपको फिल्टर्ड वाटर पीना है, या आपको बेसिकली साफ पानी पीना है। नेक्स्ट थिंग, आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, बाथरूम साफ होने चाहिए, आपका आसपास का एरिया साफ होना चाहिए, कहीं गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आपको अपने हैंड वॉश करनी है प्रॉपरली, खाने से पहले, खाने के बाद, टॉयलेट आने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद, प्रॉपरली सब कुछ क्लीन अप करना है। आपको वैक्सीनेशन लेनी है टाइफाइड की, ठीक है। अगर आपको आपके एरिया में हायर रिस्क है, या आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, अगर आपको हो गई है तो आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, आपको प्रॉपर फूड हैंडलिंग करनी है, आपको कुक फूड खाना है, ठीक है। और आपको अवॉइड करना है रॉ और अनकुक्ड फूड खाने में। एक पॉइंट पे ऐसा आता है, आपने सुना होगा कि जब बड़ी मानसून सीजन होता है ना, हम कहते हैं पत्तों वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, बीमारियां हो जाती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि पानी गंदा होता है, और वो जो जमीन में सब्जियां लगती हैं वो पानी उनमें चला गया होता है, और हमसे उन्हें बीमारियां होने का खतरा होता है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का अपनी ध्यान रखना, प्रिवेंट करना बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन होना, आपको फूड सिक्योरिटी करनी है, आपको हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। आपको अगर आप कहीं से अगर आप बाजार से फूड लेके आ रहे हो तो आपने देखना है किस जगह से लेके आ रहे हो, सॉफ्ट लेके आ रहे हो, कौन लेके आ रहा है, कैसा बन के आ रहा है। स्ट्रीट फूड को आप अवॉइड करो बेसिकली, तो ठीक है, जहाँ पे खासकर प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है वहां पे तो बहुत अवॉइड करो। फ्लाई कंट्रोल करो, बहुत मक्खियां मच्छर अगर आपके एरिया में हो रहे हैं, फूड जहाँ पड़ा है वहां पे हो रहा है, उस चीज को प्रिवेंट करो। हेल्थ एजुकेशन दो लोगों को कि कैसे अपनी प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन लेनी है और टाइफाइड को खत्म करना है। अब वैसे ही हमारे पास होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी एक हाईली
जीएस वायरल इन्फेक्शन है जो फैलती है एक दूसरे से, ठीक है, और ये कॉज की जाती है बाय द जोस्टर वायरस। और इसका करेक्टर ये है कि आपको रेशेज हो जाते हैं स्मॉल अपनी बॉडी पे, फ्लूइड वाले भी हो सकते हैं, फिल्ड विद ब्लिस्टर अलॉन्ग विद द सिम्टम्स लाइक फीवर एंड द फटीग। अब इसके कॉज क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकती है विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या स्किन लेशन से भी हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर किसी ने छींक मारी, मे बी आपको हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ड्रॉपलेट्स आप तक आगे होते हैं, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, छींक मारी, इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स इस वायरस को फैला देते हैं। कंटेमिनेटेड सरफेस थी, कहीं किसी ने अपना टच किया था, उसका थूक लग गया था या फिर उसका ड्रॉपलेट गिर गया था जब उसने स्नीज की, और आपने उस जगह पे हाथ लगा दिया और अपने माउथ या अपने फेस को कहीं टच कर दिया बिना हाथ धोए, तो आपको वो चीज हो जाएगी। आपका किसी के साथ क्लोज कांटेक्ट है, ठीक है, आप क्लोज हो किसी के बहुत ज्यादा, उससे आपको हो सकता है। एयरबॉर्न डिसीजेज से आपको हो सकता है, ठीक है, कपिंग स्नीजेज से हो गया। अगर आपने किसी के पहने हुए क्लॉथ पहन लिए और उसको ये प्रॉब्लम थी, आपको नहीं पता था, इवन हम शॉपिंग करने जाते हैं, अब आपको पता है वो कौन से कोई क्लॉथ पहन के क्या होता है, वो धुले हुए होते हैं क्या, सब ट्राई करते हैं, फेंकते हैं, तो ये इन्फेक्शन होती है। तो भी कभी भी ऐसी जगह से आओ तो हमेशा अपने आप को वापस आके नहाना चाहिए, ठीक है। वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है उनको जल्दी हो जाता है। नॉन इम्यूनिटी, लैक ऑफ इम्यूनिटी जिनकी हो, उन इंडिविजुअल को ये इसकी वैक्सीनेशन नहीं लगी हो इस चीज की, चिकन पॉक्सी, उन लोगों को इजीली हो जाता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाके इजीली स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता उस भीड़ वाली जगह में कौन इन्फेक्टेड है। या फिर ये सीजनल होता है, उस सीजन में इसका हायर चांसेस होते हैं इसको होने के, जैसे कि लेट विंटर में या अर्ली स्प्रिंग के टाइम जब बहुत मच्छर पाए जाते हैं या वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये हो सके। अब प्रिवेंट कैसे करोगे, सबसे पहले इसी वैक्सीन आती है, वो आपको जरूर लेनी है। दूसरा है, आपको जब ये हो जाए तो आपको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी पे रेशेज आगे होते हैं, अगर कोई भी आपको टच करेगा तो उसको भी हो जाएंगे। द थर्ड थिंग, आपको किसी के साथ क्लोज कांटेक्ट नहीं बनाना है, अगर आपका किसी के साथ है आप अपने पार्टनर से दूर हो जाओ। आपको हाइजीन प्रैक्टिस करनी है, आपको रेगुलर हाथ धोने हैं, प्रॉपर सॉप से, प्रॉपर पानी से आपको नहाना है। आपको अपने माउथ और नोज को कवर करके रखना है, क्योंकि आपको बुखार है, आपको स्नीजिंग और कफ हो रहा है, ताकि वो फैले ना कहीं किसी को एयरबॉर्न के थ्रू। डिसइंफेक्शन, आपको अपनी सरफेस को रोज क्लीन करना है, आपको झाड़ू पोछा प्रॉपरली करना है उस जगह पे, आपको खुद को क्वारंटाइन कर लेना है। आपको लोगों को भी इंपॉर्टेंस समझानी है उस वैक्सीन की या फिर इस बीमारी की, कि भाई ये कैसे होती है और कैसे पहचान में आती है। आपको इसको अर्ली डिटेक्ट करना है, जब आपको एक भी दाना हो रहा हो, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, तो आपको समझ आना चाहिए कहीं मुझे ये तो नहीं हो रही बुखार के साथ। आपको अर्ली डिटेक्शन साइंस दिखने हैं। अपना इम्यूनिटी स्पोर्ट लेके आनी है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, उस टाइम में बैलेंस डाइट लेनी है, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आपको ये चीज हो ही ना, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। अब उसी तरह एक होती है एड्स, जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक सीरियस कंडीशन है जहाँ पे ये कॉज की जाती है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के थ्रू, जो डैमेज कर देती है हमारे इम्यून सिस्टम को, और ये डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द बॉडी फॉर द फाइट द इन्फेक्शन एंड द सर्टन कैंसर्स, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, सबसे पहले इसका कॉज होता है कि आप अनप्रोटेक्टेड, मतलब कि फिजिकल कांटेक्ट बनाते हो किसी के साथ, आपने अनप्रोटेक्टेड जब कोई चीज की हो, और अगर ये आपके पार्टनर को हो तो ये डेफिनेटली आपको भी होगी, ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड निडल से, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई आपका ब्लड सैंपल लेने आया या आप कहीं गए, आपको कोई सुई लग गई ऐसी जिसमें HIV इन्फेक्टेड ब्लड लगा था, तो आपको ये हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि अगर मदर को है तो बच्चे को हो जाएगी ड्यू टू द चाइल्ड बर्थ या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजेशन के टाइम, अगर किसी ने किसी को अपना ब्लड दिया है, अब उसको नहीं पता उस टाइम कि उसको ये बीमारी थी, तो उसको हो सकती है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, आप जब कहीं एक्सीडेंटली आपका एक्सपोजर हो जाता है HIV इन्फेक्टेड ब्लड के साथ, या उस बॉडीली फ्लूइड के साथ, जो हेल्थ केयर वर्कर अपनी ये चीज, मतलब आप देखो आप किसके पास जाते हो ये टेस्टिंग करवाने कि आपको HIV एड्स है, ये ब्लड टेस्ट से पता लगता है। अब ब्लड टेस्ट कौन लेता है, लेबोरेटरी पर्सन लेते हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है इस चीज के हो जाने का, क्योंकि जब वो आपका ब्लड लेते हैं, अगर आपको सच में हुआ और उनकी बॉडी में कहीं भी वो ब्लड टच होके उनके अंदर चला गया, तो ये उनको भी प्रॉब्लम बन जाएगी। निडल स्टिक इंजरीज, हेल्थ केयर वर्कर हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, वो रिस्क पे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर हम कहीं गिर जाएं, वहां पे किसी का ब्लड गिरा है, कोई कांच लग जाए उस पे किसी का ब्लड लगा था, ठीक है,
अगर स्टीरिलाइज मेडिकल प्रोसीजर का यूज़ नहीं किया जा रहा, अगर कहीं स्टीरिलाइज करके थर्मामीटर का यूज़ नहीं किया जा रहा, स्टीरिलाइज करके कैंचियों का यूज़ नहीं किया जा रहा और आपका उन इन्फेक्टेड सीजर से साथ ऑपरेशन कर दिया जाए, तो फिर ये चीज़ हो जाएगी। एजुकेशन की कमी है, लिमिटेड नॉलेज है, लोगों को नहीं पता कि अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं बनाने हैं, या फिर अगर बना रहे हैं तो दूसरे को भी रिस्क है, हमें प्रॉपर पूरी मेडिकल केयर करवानी है, तो फिर ये फैलती चली जाती है। मल्टीपल पार्टनर से होती है। जब आप किसी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ये अपनी एक्टिविटीज़ मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो मे बी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ये चीज़ होने लग पड़े। ठीक है, तो ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है, ये फियर जो है इसको आपको रिमूव करना है, डिस्क्रिमिनेशन को आपको रिमूव करना है, HIV की टेस्टिंग करानी है और फर्दर आगे इसको ट्रांसमिट होने से रोकना है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? अगर आपको किसी के साथ फिजिकली मतलब इन्वॉल्व होना है, तो आप क्या करो, आप उन प्रिकॉशंस के साथ चलो। आप इंटरकोर्स जब करते हो किसी के साथ, आप जो हमारे वेज होते हैं इनको रोकने के, कॉन्ट्रास्पेक्शन जो हमारे मेथड्स होते हैं उनके साथ चलो। ठीक है, आप निडल एक्सचेंज प्रोग्राम से बचो। आप जैसे मतलब कि अगर किसी से ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हो, तो आप उसको आप चेक करो कि उसने प्रॉपर न्यू निडल ली है या नहीं ली है। आप अपनी रेगुलर HIV की टेस्टिंग कराओ। ठीक है, आप ART थेरेपी करो। ये इनिशिएट एंड अडायर टू ART इफ डायग्नोज विद HIV टू सप्रेस द वायरल लोड एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर आपको पता लग गया है कि आप डायग्नोज हो, तो इस चीज को फॉलो अप करो। कंसिडर करो PrEP मेडिटेशन फॉर द इंडिविजुअल जो हायर रिस्क है HIV इन्फेक्शन से, ताकि ये प्रिवेंट ना हो आगे। और PEP करो जब आप इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लो, अगर आप इस चीज में एक्सपोज में आ गए हो और आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। हेल्थ एजुकेशन लोगों को दो, लोगों को बताओ कि इसको कैसे बचाना है प्रिवेंट होने से, कैसे इसके स्टिग्मा को रिमूव करना है, कहाँ इसकी टेस्टिंग होती है। हार्म रिडक्शन प्रोग्राम्स करो, मतलब कि आप क्या करो, क्लीन नीडल्स का यूज़ करो। HIV ट्रांसमिशन ना हो पाए, अपनी पॉपुलेशन को जागरूक करने के लिए कैंपेन्स लगाओ। स्पोर्ट्स सर्विसेज का, काउंसलिंग, हेल्थ केयर का, सोशल सपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट करो। सोशल डिस्क्रिमिनेंट्स का यूज़ करो। ठीक है, तो सोशल हमारे डिस्क्रिमिनेंट है, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेट, और रिड्यूस करो वर्नेबिलिटी फॉर द HIV इन्फेक्शन, और इम्प्रूव करो एसेस ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, इन चीज़ों से भागो मत, इसकी प्रिवेंशन और केयर की तरफ चलते जाओ। द नेक्स्ट इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या होती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? होती है हमारी थॉट्स, इमोशन, हमारे बिहेवियर की वजह से बन जाने वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हमें डिस्ट्रेस करती हैं, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को मतलब कि खराब करती हैं। ये रेंज करती हैं एंजाइटी से लेकर डिप्रेशन तक। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये इम्पैक्ट करती हैं एक इंसान की एबिलिटी और उसकी लाइफ को चेंज कर देती है, क्योंकि वो वैसा बिहेव नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है। और ये थेरेपीज और मेडिटेशन की हेल्प से इसको रिकवर किया जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी स्ट्रेस, जो आजकल दुनिया में सबको है। स्ट्रेस एक बॉडी का वो नेचुरल रिस्पॉन्स है, और वो प्रेशर है, वो डिमांड है, वेदर दे आर अ फिजिकल, इमोशनल और मेंटल। ठीक है, अब ये मैनिफेस्ट, इट कैन बी मैनिफेस्ट एज अ फीलिंग ऑफ अ टेंशन, वरी, इरिटेटेबल, एंड कैन हैज अ वेरियस इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ इफ नॉट मैनेजेबल प्रॉपरली। अब इसके कॉज क्या है? आपको बहुत सारा वर्क प्रेशर है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज पे हो, आपकी लाइफ में चेंज आ गई है, कोई चला गया है छोड़ के, किसी की डेथ हो गई है, किसी का डिवोर्स हो गया है, आपका लव वन के साथ झगड़ा हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपको हेल्थ इशू है, आप किसी बीमारी से बीमार हो, आप कहीं गिर गए हो, आपको केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण आप स्ट्रेस में आ गए हो, एनवायरमेंटल फैक्टर से परेशान हो, पोल्यूशन से परेशान हो, नॉइज से परेशान हो, ओवर क्राउड से परेशान हो, आपको ट्रोमा है कोई, ठीक है, कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई नेचुरल इंसिडेंट से हुआ है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो गई है, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट ऐसी है, आपका टाइम मैनेजमेंट सेट नहीं हो पा रहा, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप शराब पी रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, और इस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, आप एक अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड की लाइफ जीना चाहते हो, जो आपको बहुत सारी क्रोनिक स्ट्रेस दे रहा है, और आपके पास लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है, आप आइसोलेट हो गए हो, आपके पास कोई बचा ही नहीं है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सको, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। अब प्रिवेंट कैसे करना है? सबसे पहली बात तो आपको रिलैक्सेशन करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है, आपको अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, कि हम इस टाइम ये काम करेंगे, हमारे ये गोल्स है। आपको एक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है,
आपको सोशल सपोर्ट लेनी है, आपको अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, अपनी फैमिली बनानी है, उनको अपनी बातें, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, आपको एक बाउंड्री सेट करनी है पर्सनल और प्रोफेशनल थिंग में, कि वो आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब ना करे और प्रोफेशनल लाइफ भी। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आपको हेल्प लेनी है प्रोफेशनल की, थेरेपिस्ट के पास जाना है, काउंसलर के पास जाना है अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आपको माइंडफुलनेस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना है बार बार, जिससे आप अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सको, कि वो आपके चीज़ों को खराब ना करें, और अपनी पास्ट लाइफ या फ्यूचर में क्या होगा इन चीज़ों को भूल जाना है। अपने फ्री टाइम में इन चीज़ों के बारे में परेशान होने से, सोचने से अच्छा खुद को ब्रेक नहीं देनी है और खुद को बिजी रखना है, ठीक है। आपको ब्रेक देनी है अपनी स्ट्रेस से, और खुद को उस ब्रेक में कहीं ना कहीं बिजी रखना है, और अपने बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आनी है, ताकि, और ग्रेटिट्यूड देना है भगवान का, कि जो मेरे को मिला है वो बहुत अच्छा है और मेरे से अच्छा लाइफ में कोई नहीं है, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब होती है चीज़ एक डिप्रेशन। डिप्रेशन होती है एक वो मेंटल डिसऑर्डर जो करेक्टराइज किया जाता है एक परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ अ सैडनेस, बहुत टाइम से दुखी है, होपलेस है, इंटरेस्ट खो चुके एक्टिविटी से, कमरे में बंद हो गया है, ना खाने की भूख है, ना सोने का पता है, ना कोई एनर्जी लेवल है। अब कॉज क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर से हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है ब्रेन के केमिस्ट्री का, ब्रेन के केमिकल्स का, जेनेटिक हो सकता है, किसी को हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है, कोई ऐसा ट्रोमा हुआ है जो बच्चे ने अपने चाइल्डहुड में देखा है या कभी देखा है जिसकी वजह से उसको हो रहा है, उसकी स्ट्रेसफुल लाइफ है बड़ी, उसको इस वजह से हो रहा है, जॉब चली गई है, डिवोर्स हो गया है, ठीक है, इन चीज़ों से। अब क्रोनिक कोई इलनेस हो गई है, उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो अब ठीक नहीं हो सकती कभी, या उसको बहुत प्रोलॉन्ग, बहुत खतरनाक बीमारी है, उस वजह से हो सकता है। सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल पीने से, दारू पीने से, शराब पीने से हो रहा है, कोई फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की तो आपको हो सकती है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स से हो सकता है, जैसे कि लो स्टीम फील करना, इम्परफेक्शन समझना खुद को, जिससे डिप्रेशन हो जाता है। सोशली आपने अपने आप को सबसे कट कर लिया, अब आप अकेले हो गए हो, इसलिए आपको डिप्रेशन हो गया। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं, इसलिए आपको हो गया डिप्रेशन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी पार्ट देते हैं, पॉवर्टी है आपके पास, वायलेंस हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आप इस वजह से कहीं परेशान होकर डिप्रेशन में चले गए हो। प्रिवेंट कैसे करना है? हेल्दी लाइफस्टाइल हो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट करो, प्रॉपर स्लीप करो, लोगों के साथ बात करो, फ्रेंड्स बनाओ, फैमिली के साथ सब डिस्कस करो, अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करो, एक्सरसाइज करो, थेरेपीज लो, माइंडफुलनेस गेम्स खेलो, पर्सनल की हेल्प लो, काउंसलर के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, अल्कोहल्स को, ड्रग्स को लेना बंद कर दो, रूटीन में आ जाओ, अपने डेली रूटीन में कोई ऐसा काम ढूंढो जो आप रोज करो, पॉजिटिवली एक्टिविटीज करो, ठीक है, जो अपनी जिंदगी में आपको खुशी लाके दें। ये लो फील करना भूल जाओ, कुछ ऐसा काम करने लगो जो आपका, जिसमें आपको मजा आता हो, ताकि आप इस चीज को भूल जाओ। सीबीटी की तरफ जाओ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे जाओ, ठीक है, जो हेल्प करती है कि इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी चेंज और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, उसको रिमूव करती है। मेडिसिन लो अगर लेने की जरूरत पड़ रही है, और सेल्फ केयर करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, दुनिया क्या सोचेगी इस चीज को भूल जाओ। द नेक्स्ट थिंग इज ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी मतलब मोटा हो जाना एक्सेसिवली, एक्सेसिव कमुलेशन हो जाना बॉडी फैट में, जो इफेक्ट करती है आपकी हेल्थ और रिस्क ऑफ अ क्रोनिक डिसीजेज प्रोवाइड करती है। अब क्यों होता है? आपकी डाइट पुअर है, आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे प्रॉपर, आप बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हो, और आपका वेट गेन होता जा रहा है। आपको एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वैसा ही हो गया होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स वैसे हैं, आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, आप किसी लाइफ में ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो जो अच्छे नहीं है, या डेयरी प्रोडक्ट्स की हैबिट्स की वजह से ये सब कुछ हो गया है, आपको मतलब केमिकल बेस्ड खाना मिल रहा है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, इमोशनल ईटिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की तरफ से आपका वेट गेन हो जाता है, आपको मेडिसिन ऐसी ले रही हो जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, आपकी स्लीप रूटीन खराब हो चुकी है, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी की वजह से बहुत लोगों को हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब है। चाइल्डहुड फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो मैटरनल ओबेसिटी है, आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस के कारण हो गई है, ठीक है, लॉन्ग टर्म वेट स्टेटस आप नहीं चेंज कर पा रहे, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, सोशल या कल्चर फैक्टर्स के कारण है, कल्चर बिलीव्स के कारण है, आप उस लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे हो एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। सोशल फैक्टर ये होते हैं। प्रिवेंशन मेजर क्या है? बैलेंस डाइट लो, प्रोटीन को कंट्रोल में लेके आओ, रेगुलरली एक्सरसाइज करो, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग कि आपको क्या करना है? डेली रूटीन में काम करना है, रेगुलर ब्रेक्स लो। आप अगर एक जगह बैठ के लॉन्ग टाइम तक काम करते हो तो थोड़ी देर बाद उठ के एक चक्कर लगा के आओ। हेल्दी हैबिट्स करो, प्रॉपर मील्स खाओ, कुक्ड फूड खाओ, घर का खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, बिहेवियर चेंजेस लेके आओ, प्रॉपरली सोवो, अपने इमोशंस को शेयर करो, अपनी स्ट्रेस एंजाइटी के रीजंस को खत्म करो,
अपनी स्लीप हाइजीन प्रॉपरली रखो, प्रॉपरली हार्मोन को बैलेंस रखो, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करो, डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्सेशन टेक्निक करो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, अपनी फैमिली से बात करो, एक लाइफ लॉन्ग अप्रोच की तरफ जाओ, ठीक है। एक चेंज लेके आओ शॉर्ट टर्म डाइट्स के साथ और एक लॉन्ग टाइम हेल्थ को एंजॉय करो। ये था हमारा यूनिट नंबर 3 कोर्स नंबर 402 का, जो हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।